साथियों नमस्कार। आज की क्लास में हम बात करेंगे दैनिक जीवन में भौतिक विज्ञान से संबंधित कुछ टॉपिक्स की। फॉर एग्जांपल गति से संबंधित नियमों की हम बात करेंगे, उनके दैनिक जीवन में किस प्रकार से प्रयोग हमें देखने को मिलते हैं उसकी बात करेंगे। दैनिक जीवन में किस प्रकार से ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण हमें देखने को मिलता है। दाब के अनुप्रयोग क्या क्या हमें दैनिक जीवन में देखने को मिलते हैं। पृष्ठ तनाव किस प्रकार से हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करता है और केशिकात्व के क्या उदाहरण हमें दैनिक जीवन में देखने को मिलते हैं। इन सभी बिंदुओं के बारे में हम आज के क्लास में बात करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं गति के साथ में। तो यदि गति को परिभाषित हम करें कि गति आखिर होती क्या है, तो कोई भी वस्तु या पिंड यदि अपनी स्थिति को समय के साथ परिवर्तित कर लेता है तो उसे क्या कह दिया जाता है, गति कह दिया जाता है। जैसे कोई बॉल है, कोई गेंद है, वो स्थिति ए में है, पहले बिंदु ए पर है और बिंदु ए से अपनी स्थिति को परिवर्तित करते हुए यदि ये बिंदु बी पर आ जाती है तो इस प्रकार की स्थिति को हम क्या कह देते हैं, इस प्रकार की स्थिति परिवर्तन को हम क्या कह देते हैं, गति कह देते हैं। तो गति का तात्पर्य क्या हुआ, समय के साथ किसी भी वस्तु या पिंड द्वारा अपनी स्थिति को बदल लेना ही क्या कहलाता है, गति कहलाता है। अब किसी भी पिंड या वस्तु द्वारा जो गति की जाती है वो गति किन्हीं निश्चित नियमों के अंतर्गत की जाती है, या ये वो वस्तु जब गति करती है तो कुछ निश्चित नियमों का पालन करती है और उन नियमों को ही हम क्या कह देते हैं, गति के नियम कह देते हैं। जैसे गति का पहला नियम जो कि गैलीलियो के नियम के नाम से भी जाना जाता है, वो ये कहता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी जब तक कि उस पर बाह्य बल कार्य ना करे। यानी कोई वस्तु बिंदु ए पर स्थित है तो ये वस्तु बिंदु ए से हटकर बिंदु बी पर तब तक नहीं जाएगी जब तक इस वस्तु पर किसी प्रकार का फोर्स या बल कार्य न करे। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट जो गैलीलियो का नियम कहता है वो ये कहता है कि यदि कोई वस्तु गति कर रही है, यदि कोई वस्तु क्या कर रही है, गति कर रही है, तो उस गति कर रही वस्तु को तब तक नहीं रोका जा सकता जब तक इस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहना चाहेगी और यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील ही रहना चाहेगी। कब तक, जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। तो गति का कारक यहाँ पर क्या बता दिया गया कि कोई भी वस्तु गति तब करती है जब उस पर कोई ना कोई बल लगे। तो इस प्रकार से गति के कारक के रूप में यहाँ किसको बता दिया गया, बल को। तो यहाँ हमें बल की परिभाषा मिल गई गति के पहले नियम से, या जिसे गैलीलियो का नियम हमने कहा या उसे जड़त्व का नियम भी हम कह देते हैं, उसके द्वारा हमें बल की परिभाषा प्राप्त हो जाती है। कैसे प्राप्त हो जाती है कि बल क्या है, बल वो है जो या तो किसी वस्तु को गति करा दे या किसी वस्तु की गति रोक ले। तो ये था साहब गति का पहला नियम जिससे हमें बल की परिभाषा प्राप्त हो गई। तो ये तो बात हुई किताबी। अब बात करते हैं दैनिक जीवन में गति के इस पहले नियम के उदाहरण हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, गति का पहला नियम क्या कहता है कि यदि कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील रहना चाहेगी और स्थिर है तो स्थिर रहना चाहेगी। तो आपने देखा है दैनिक जीवन में कई बार कि यदि आप किसी बस में बैठकर जा रहे हो और जैसे ही बस क्या लगाती है, ब्रेक लगाती है, तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं। जैसा आपको ये चित्र में दिखाई दे रहा है, ये व्यक्ति बैठा है, जैसे ही बस क्या करती है, ब्रेक लगाती है, तो ये व्यक्ति क्या होता है, अपनी पोजीशन से आगे खिसक जाता है। उसका कारण क्या था, क्योंकि ये व्यक्ति क्या था, बस के साथ में गतिशील था, बस के साथ में क्या था, गतिशील था। और जैसा मैंने आपको कहा है गति के पहले नियम के अंतर्गत, यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील ही रहना चाहेगा। तो व्यक्ति का शरीर गतिशील था तो ये गतिशील ही रहना चाहता था और ब्रेक लगाने के कारण क्या हो गया, बस तो रुक गई लेकिन ये व्यक्ति आगे गतिशील ही रहा। तो इससे गति के पहला नियम सिद्ध होता है कि कोई व्यक्ति गतिशील है तो वो गतिशील ही रहना चाहेगा और इस गतिशीलता के कारण ही ब्रेक लगने पर बस तो रुक जाती है लेकिन व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। पहला उदाहरण ये हमें दैनिक जीवन में देखने को मिलता है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण हमें देखने को मिलता है, यदि साइकिल पर, बस जैसा ही उदाहरण है, साइकिल पर कोई व्यक्ति जा रहा है, अचानक ब्रेक लगा देता है तो ये आगे की ओर क्या हो जाता है, गिर जाता है। क्योंकि साइकिल गतिशील थी, उसके साथ में मनुष्य का शरीर भी गतिशील ही रहना चाहता है और ब्रेक लगाने से साइकिल तो रुक जाती है लेकिन व्यक्ति का जो शरीर है
उस पे ब्रेक नहीं लगता, वो गतिशील है तो गतिशील ही रहना चाहता है, इस कारण साइकिल अपनी जगह रुक जाती है और व्यक्ति गति करता रहता है, जिससे वो साइकिल से नीचे गिर जाता है। तीसरा इस प्रकार का उदाहरण आपको दैनिक जीवन में देखने को मिलेगा कि एकदम से यदि कोई बस स्टार्ट हो जाती है, एकदम से कोई बस क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। बस खड़ी है, आप सीट पे बैठे हैं और बस क्या हो गई, स्टार्ट होके आगे चल पड़ी। तो शुरुआत की स्थिति क्या थी कि बस की सीट पर व्यक्ति जो बैठा था, जो भी व्यक्ति बस की सीट पे बैठा था वो क्या था, स्थिर था, और सीट भी क्या थी, स्थिर थी। तो व्यक्ति क्या रहना चाहता था, स्थिर रहना चाहता था। लेकिन बस का इंजन एकदम से चल पड़ा तो बस की सीट को तो गति मिल गई, लेकिन व्यक्ति को जो गति है वो नहीं मिली। क्यों? क्योंकि व्यक्ति स्थिर था, स्थिर ही रहना चाहता था, इस पर कोई बाह्य बल नहीं लगा। बस पर तो बाह्य बल लगा तो बस चल पड़ी, लेकिन व्यक्ति पर बाह्य बल नहीं लगा था, तो ये क्या रहना चाहता था, ये स्थिर ही रहना चाहता था। जो कि वापस से किसको सिद्ध करती है, गति के प्रथम नियम को, कि व्यक्ति गतिशील है तो गतिशील रहना चाहेगा, स्थिर है तो स्थिर रहना चाहेगा। अन्य उदाहरण जो इस संदर्भ में हमें देखने को मिलता है, तो हम देखेंगे कि यदि हम किसी कंबल को एकदम से झाड़ते हैं तो उस पे हमें धूल के कण उड़ते हुए दिखाई देते हैं। उसका कारण क्या है कि कंबल को जब झाड़ा तो धूल के कण उस पे क्या थे, स्थिर थे। तो कंबल को तो हमने गति करवा दी, लेकिन जो धूल के कण है वो अपनी जगह पे ही रहना चाहते थे, उन्होंने अपनी जगह नहीं छोड़ी, इसलिए कंबल तो एकदम से हट गया और वो धूल के कण क्या रह गए, अपनी जगह पर रह गए, तो वो हमें तैरते हुए दिखाई देते हैं। तो ये था गति का पहला नियम, जिससे हमें बल की परिभाषा प्राप्त हुई और विभिन्न दैनिक जीवन की घटनाओं में भी हम इस गति के पहले नियम या जड़त्व के नियम या गैलीलियो के नियम को महसूस करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं गति का दूसरा नियम। गति का दूसरा नियम, गति के दूसरे नियम के स्टेटमेंट को यदि हम पढ़ें तो वो ये कहता है, किसी भी वस्तु में संवेग में परिवर्तन की दर, किसी भी वस्तु में संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के बराबर होती है। यानी किसी वस्तु पर यदि बल लगाया जाता है तो वो बल कितना होगा, जितना वस्तु के संवेग में परिवर्तन होगा। अब ये संवेग कौन सी चिड़िया आ गई, ठीक है, आपने संवेग शब्द सुना, संवेग नाम की ये जो नई चिड़िया है वो मिलती है किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और वेग को गुणा करने पर। यदि किसी वस्तु को हम गति करवाएंगे तो गति करवाने से उसकी स्थिति में परिवर्तन होगा, और स्थिति में जब परिवर्तन होता है तो क्या होता है, वेग उत्पन्न होता है। तो उस वेग और वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल को, जिसे m गुणा v लिखा जाता है, उसे ही क्या कह दिया जाता है, वस्तु का संवेग कह दिया जाता है। तो किसी वस्तु पर आरोपित बल किसके बराबर होगा, आरोपित बल वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होगा। अर्थात f क्या हो गया, मान लो आरोपित बल हो गया, m उस वस्तु का द्रव्यमान हो गया, और v उस वस्तु का त्वरण वेग हो गया, और t क्या हो गया, समय हो गया। क्या हो गया, t क्या हो गया, समय हो गया। तो हम देखते हैं कि v में समय के साथ चूंकि परिवर्तन होता है तो इसलिए हम v को क्या लिख देते हैं, डेल v के रूप में लिख सकते हैं। डेल v का तात्पर्य है v1 और v2 का अंतर, यानी पहली स्थिति में v1 वेग था, उसका वेग अब क्या कर दिया गया, v2 कर दिया गया। तो v2 माइनस v1 क्या होता है, डेल v होता है, वेग में अंतर होता है। और नीचे क्या लगा हुआ है, t। और आपको पता है वेग बटा समय, वेग बटा t को हम क्या कह देते हैं, त्वरण कह देते हैं। तो F इज इक्वल टू क्या हो गया, ma हो गया। यानी किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमें गति के द्वितीय नियम से बल का व्यंजक प्राप्त हो गया। कैसे प्राप्त हो गया, क्योंकि F इज इक्वल टू ma हमें प्राप्त हो गया। क्यों प्राप्त हो गया, क्योंकि क्या कह रहा है गति का पहला नियम, आरोपित बल किसमें परिवर्तन के बराबर होगा, संवेग में परिवर्तन के बराबर होगा। और हमने देख लिया कि संवेग में परिवर्तन जो है वो क्या होता है, mv अपॉन टी, तो संवेग में परिवर्तन की दर बराबर आरोपित बल, जिसे हमने सरल करके ma के रूप में लेके आए, और हमें क्या प्राप्त हो गया, बल का व्यंजक प्राप्त हो गया। तो गति का पहला नियम तो क्या देता है, बल की परिभाषा देता है, जबकि गति का दूसरा नियम क्या देता है, हमें बल का व्यंजक या बल का सूत्र जो है वो इसके माध्यम से प्राप्त होता है। अब ये तो बात हुई गति के द्वितीय नियम के स्टेटमेंट की। दैनिक जीवन में क्या क्या प्रयोग हमें देखने को मिलते हैं, देखिए दैनिक जीवन में हमें प्रयोग देखने को मिलते हैं। बर्फ की सिल्ली जब तोड़ी जाती है, आप देखते हैं बर्फ की सिल्ली कई बार कराटे के द्वारा किसी व्यक्ति के द्वारा तोड़ दी जाती है, उसके पीछे क्या कार्य करता है, ये गति का द्वितीय नियम कार्य करता है। कैसे कार्य करता है, देखिए
एफ इज इक्वल टू हमने क्या देखा, एम डेल वी अपॉन टी, डेल वी अपॉन टी, टी मतलब समय। यदि इस टी को क्या कर दें हम, बढ़ा दें, यदि टी को बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो ये एफ बताइए कम होगा या ज़्यादा होगा, नीचे की तरफ कोई चीज़ बढ़ा दी हमने। फॉर एग्जाम्पल जैसे पहले एफ कितना था 50, ठीक है, एफ कितना था 50 और एम कितना था 5, हम मान के चला उस वस्तु का द्रव्यमान कितना था 5 kg, और उसका जो वेग था वो वेग हम कितना मान के चलते हैं, मान लो कितना था 20, और लगने वाला समय जो था वो कितना था 2 था, ठीक है, तो हमें 50 प्राप्त हो रहा था। अब मान लो इस लगने वाले समय को हम क्या कर दें, 2 की जगह बढ़ाकर कितना कर दें, 4 कर दें, क्या कर दें, 4 कर दें, तो 4 करने से ये क्या जाएगा, 4 पंजे 20, और लगने वाला बल कितना हो जाएगा 25। यानी यदि हम टी बढ़ा दें, समय बढ़ा दें, तो क्या हो जाएगा, लगने वाला बल कम हो जाएगा। इसी कारण जब बर्फ की सिल्ली को कराटे से तोड़ा जाता है तो हाथ को दूर से लाके किस में मारा जाता है, बर्फ में मारा जाता है। उसका परिणाम क्या होता है, दूर से जब व्यक्ति हाथ लेके आएगा बर्फ तक तो उसका टी बढ़ जाएगा, समय जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। टी बढ़ जाएगा तो एफ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि एफ व्युत्क्रमानुपाती था किसके, टी के। एफ किसके व्युत्क्रमानुपाती, हमने देखा था टी के, क्योंकि एफ बराबर क्या था, एम डेल वी अपॉन टी, और तो इस सूत्र से हमें एफ व्युत्क्रमानुपाती मिलता है किसके, समय के। तो समय बढ़ा दिया तो बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कराटे से बर्फ की सिल्ली तोड़नी है तो हमें क्या लाना पड़ेगा, दूर से यदि हाथ लेके आएंगे तो कम बल लगाना पड़ेगा सिल्ली को तोड़ने के लिए। इसी प्रकार एक दूसरा उदाहरण हमें देखने को मिलता है, जब फील्डर क्रिकेट में कोई, जब हम खेलते हैं तो फील्डर जब क्या करता है, कैच करता है, बॉल को क्या करता है, कैच करता है, तो वो अपने हाथों को पीछे की तरफ खींचता है। पीछे की तरफ खींचने का कारण क्या है कि जो बॉल आ रही है उसकी, वो ज्यादा बल उसके हाथों पर ना लगाए, ज्यादा तेज उसके हाथों पे ना लगे, उसके लिए क्या करेगा, वो ये प्रयास करेगा कि टी को बढ़ा लिया जाए। यानी बॉल और उसके हाथों के संपर्क होने का जो समय है उस समय को क्या किया जाए, बढ़ा दिया जाए। उस समय को बढ़ाने के लिए क्या करता है, फील्डर अपने हाथ पीछे खींचता है जिससे समय बढ़ जाता है, और टी बढ़ते ही एफ क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो कम बल से उसके टक्कर मारती है गेंद उसके हाथों के, तो उसके कम लगती है। तो इस प्रकार के कुछ उदाहरण गति के द्वितीय नियम के संदर्भ में हमें दैनिक जीवन में देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं गति के तीसरे नियम, जिसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। और ये नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है, यानी एवरी एक्शन हैव ए रिएक्शन, प्रत्येक क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। अर्थात यदि हम किसी वस्तु पर क्या लगाएंगे, बल लगाएंगे, तो वो वस्तु भी उतना ही बल दोबारा लगाएगी। लगाए गए बल को तो क्या कहेंगे, क्रिया बल, और वस्तु वापस जो बल लगाती है उसे क्या कहते हैं, प्रतिक्रिया बल कहते हैं। ठीक है, तो ये क्रिया बल और प्रतिक्रिया जो बल होता है वो एक समान होता है, लेकिन क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है वो त्वरण क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। और जो उत्पन्न त्वरण बल है वो लगाने वाली वस्तु के क्या होता है, उत्पन्न त्वरण बल लगाने वस्तु के क्या होता है, समानुपाती होता है। ये था गति का तीसरा नियम। अब बात करते हैं इसके अनुप्रयोगों की, इसकी एप्लीकेशंस हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलती हैं दैनिक जीवन में। तो पहली एप्लीकेशन, पहला उदाहरण हमें देखने को मिलता है, जब बंदूक से कोई व्यक्ति गोली चलाता है तो उसका हाथ पीछे की तरफ जाता है। उसका कारण है कि बंदूक द्वारा जो बल गोली पर आगे की तरफ लगाया जाता है उतना ही बल बंदूक द्वारा चलाने वाले पर वापस लगाया जाता है, और उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप क्या होता है, हाथ पीछे की ओर आता है, हाथ को झटका लगता है। लेकिन चूंकि हम देखते हैं गोली का जो द्रव्यमान है वो बंदूक की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है, इसलिए गोली तो क्या होती है, अधिक त्वरण से जाती है, क्योंकि उसका द्रव्यमान क्या है, कम है। तो हमने देखा कि त्वरण बल वस्तु का जो द्रव्यमान होता है उसके समानुपाती होता है। ठीक है, तो बंदूक की अपेक्षा कम है तो उसका त्वरण भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए जितनी स्पीड से गोली जाती है उतनी स्पीड से हाथ पीछे नहीं आता है। इसी प्रकार का दूसरा उदाहरण है कुएं में बाइक चलाना। जब कुएं में बाइक चलाई जाती है तो बाइक का पहिया
कुएं की दीवार पर जो बल लगाता है उसे क्रिया बल कहते हैं, और उतना ही बल प्रतिक्रिया बल के रूप में बाइक पर दीवार द्वारा लगाया जाता है, और दोनों के मध्य संतुलन से ही बाइक आराम से कुएं की दीवार पर चलती है। तो ये दो उदाहरण हमें तीसरे नियम से संबंधित देखने को मिलते हैं दैनिक जीवन के अंतर्गत। ये थे गति के 3 नियम और उनसे संबंधित दैनिक जीवन के अनुप्रयोग। अब हम बात करते हैं एक अन्य प्रकार की गति के बारे में। ये गति के 3 नियम कब लागू होते हैं? जब कोई वस्तु सीधी रेखा में क्या करती है? गमन करती है। लेकिन कोई वस्तु सीधी रेखा पर गमन न करके एक अन्य प्रकार की गति भी कर सकती है, जैसे एक बार इधर आए, फिर वापस इधर आई, फिर एक इधर आए, फिर इधर आए। इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं? सरल आवर्त गति कह देते हैं। यानी वस्तु अपनी साम्य अवस्था के इर्द गिर्द क्या करती है? गति करती है, और समान समय अंतराल के पश्चात यानी एक निश्चित समय के बाद अपनी गति को दोहराती है। तो उसे क्या कह देते हैं? आवर्त गति कह देते हैं। ठीक है, यानी एक बार इधर गई, एक बार इधर गई, एक बार इधर गई, यानी एक समयांतराल में अपनी गति का जब दोहराव होता है तो उसे क्या कह देते हैं? आवर्त गति। और ये दोहराव यदि एक मध्य स्थिति के इर्द गिर्द होता है तो उसे क्या कह देते हैं? सरल आवर्त गति कह देते हैं। जैसे कोई वस्तु ये मध्य बिंदु है, एक बार इसके इधर जाती है, फिर उसके बाद में उतना ही इसके इधर जाती है, वापस यहाँ आती है, फिर वापस यहाँ आती है, फिर यहाँ, यानी इस मध्य स्थिति के इर्द गिर्द क्या करती है? ये गति करती है। इस मध्य स्थिति को क्या कह देते हैं? साम्य स्थिति या मध्यमान कह देते हैं। और इसके इर्द गिर्द वस्तु क्या करती है? गति करती है। क्या करती है? गति करती है। और ऐसी गति जब वस्तु द्वारा की जाती है, ऐसी गति जब वस्तु द्वारा की जाती है तो उसमें जब भी कोई वस्तु गति करेगी तो उसमें क्या उत्पन्न होता है? त्वरण उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? वेग। और वेग में परिवर्तन से त्वरण। कोई भी वस्तु गति करेगी तो किसी ना किसी वेग से करेगी, और वो वेग जब परिवर्तित होता है तो उससे क्या उत्पन्न होता है? त्वरण उत्पन्न होता है। और सरल आवर्त गति में जो त्वरण उत्पन्न होता है वो मध्यमान की जो स्थिति है, साम्य अवस्था की जो स्थिति है, उससे वस्तु के विस्थापन पर निर्भर करता है, उसके समानुपाती होता है। और त्वरण की दिशा जो होती है वो सदैव क्या होती है? माध्य स्थिति की ओर होती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ हम देख रहे हैं कि कोई वस्तु क्या कर रही है? अपनी मध्यमान स्थिति, ये मध्यमान इसकी स्थिति है, मध्य स्थिति है, या इसे साम्य स्थिति कह देते हैं। इसके इर्द गिर्द ये क्या करती है? गति करती है। तो इसका त्वरण क्या होगा? यहाँ इस स्थिति में इसका त्वरण क्या होगा? सदैव मध्य स्थिति की ओर होगा। इधर जाएगी तो इसका त्वरण किस दिशा में होगा? इस दिशा में होगा। क्यों? क्योंकि त्वरण हमेशा किस दिशा में होता है? साम्य स्थिति या मध्यमान स्थिति की ओर होता है। और त्वरण का जो मान होता है वो मध्य स्थिति से विस्थापन पर निर्भर करता है। यानी इस बिंदु पर यदि कोई वस्तु है तो उसका त्वरण कम होगा, इस वस्तु में ज्यादा होगा, और यहाँ अधिकतम होगा। तो त्वरण किस पर निर्भर करता है? माध्य स्थिति से विस्थापन, वस्तु के विस्थापन पर निर्भर करता है। अधिक विस्थापन मतलब अधिक त्वरण वहां हमें देखने को मिलता है। ये थी सरल आवर्त गति। आइए देखते हैं सरल आवर्त गति के दैनिक जीवन में किस प्रकार के अनुप्रयोग हमें देखने को मिलते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि सरल आवर्त गति में क्या होता है? एक वस्तु अपने इर्द गिर्द मध्य स्थिति से इर्द गिर्द गति करती है। अब मध्य स्थिति से इर्द गिर्द जब ये गति करती है तो एक बार तो ये इधर जाती है, फिर मध्य स्थिति में आती है, फिर इधर जाती है, और फिर वापस से मध्य स्थिति में आती है। इस प्रकार का पूरा चक्कर जब ये लगाती है तो उसे एक चक्कर कह दिया जाता है। ठीक है, एक दोलन कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है? एक दोलन कह दिया जाता है। और एक दोलन करने में लगा जो समय है उसे क्या कह दिया जाता है? आवर्तकाल कह दिया जाता है। अब आवर्तकाल जो होता है, किसी भी वस्तु जो सरल आवर्त गति कर रही है उस वस्तु का आवर्तकाल होता है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। अब ये एल क्या होता है? देखिए 2 का मतलब 2, ये स्थिर है। पाई का मतलब क्या होता है? पाई, ये भी स्थिर राशि है। पाई भी क्या है? 22/7 इसका नाम होता है, स्थिर राशि है। यानी इसका मान 2 है ही, इसका मान 3.14 होता है। तो ये दोनों स्थिर हैं। एल और जी क्या होता है? जी क्या होता है? देखिए गुरुत्वीय त्वरण होता है। क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण, यानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो त्वरण लगता है उसे क्या कह दिया जाता है? जी। और एल क्या होता है? उस रस्सी की लंबाई होती है जिससे बंधकर कोई वस्तु सरल आवर्त गति कर रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाली रस्सी जो है ये यहां से बंधी हुई है तो इसकी एल क्या हो जाएगी? ये। और इस वस्तु पर नीचे धरती द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल जो लगाया जाएगा उसके कारण उत्पन्न त्वरण क्या हो जाएगा? डी।
और इस वस्तु का आवर्तकाल क्या हो जाएगा टी, और उस टी को, वो टी क्या होता है 2π√L/g के फॉर्मूला से दिखाया जाता है। अब ये 2π√L/g कहाँ से आया, इतने विस्तार में हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक का जो बिंदु है वो है दैनिक जीवन में विज्ञान का प्रयोग। तो हम केवल देखेंगे कि टी किस पर निर्भर कर रहा है, टी समानुपाती रूप से तो किस पर निर्भर कर रहा है, √L के, यानी वो धागा जिस पर कोई वस्तु लटकी हुई है और उसमें सरल आवर्त गति कर रही है उसकी लंबाई पर निर्भर कर रहा है। साथ ही साथ ये एक और राशि किस पे निर्भर कर रहा है, गुरुत्वीय त्वरण, लेकिन उस पे व्युत्क्रमानुपाती रूप से क्या कर रहा है, निर्भर कर रहा है। यानी यदि धागे की लंबाई जिस पर ये लटक के सरल आवर्त गति कर रहा है उस लंबाई को बढ़ा देंगे तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा, आवर्तकाल बढ़ जाएगा, और यदि कम कर देंगे तो आवर्तकाल कम हो जाएगा। इसी प्रकार यदि गुरुत्वीय त्वरण बढ़ जाएगा तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण बढ़ जाएगा तो आवर्तकाल कम हो जाएगा, और गुरुत्वीय त्वरण क्या कर देंगे हम, कम कर देंगे तो आवर्तकाल ज्यादा हो जाएगा। अब देखते हैं दैनिक जीवन में अनुप्रयोग। अब देखिए, मान लो कोई, यहाँ आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, मान लो कोई लड़की क्या कर रही है, किसी झूले पर झूला झूल रही है, ठीक है, किसी झूले पर झूला झूल रही है। अब यहां जो टी झूला क्या करता है, माध्य स्थिति से इर्द गिर्द क्या करता है, गति करता है, पहले पीछे जाएगा, फिर अपनी मध्य स्थिति में आएगा, फिर आगे जाएगा, फिर पीछे आके मध्य स्थिति में, फिर पीछे चला जाएगा, यानी मध्य स्थिति के इर्द गिर्द गति करता है। तो झूले की गति कैसी हो गई, सरल आवर्त गति। कैसी गति हो गई, सरल आवर्त गति। और सरल आवर्त गति में टी, या क्या कह दिया हमने, एक दोलन पूरा करने में लगा समय या एक परिक्रमण पूरा करने में लगा समय क्या हो जाएगा, टी 2π√L/g। यहाँ L क्या हो गया, इस झूले की जहां से ये बंधा हुआ है वहां से लेके ये लड़की बैठी है वहां तक की लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई, ठीक है। अब दो स्थितियां हमने लिए, एक स्थिति में लड़की बैठे बैठे झूला झूल रही है तो उस स्थिति में लंबाई हो जाएगी, मान लिया हमने कितना, L। दूसरी स्थिति में लड़की क्या हो गई, झूला झूलते झूलते क्या हो गई, खड़ी हो गई, तो खड़ी होने पर इसकी लंबाई कितनी हो गई, थोड़ी घट के कितनी हो गई, L', यानी लंबाई क्या हो गई, घट गई, लंबाई क्या हो गई, घट गई। और जब L घट जाएगी, L घट जाएगी तो T भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। T घट जाएगा मतलब एक दोलन पूरा करने में लगा समय क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है झूले की स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि एक दोलन पूरा करने में समय कम लग रहा है। अब जल्दी जल्दी वो झूला एक चक्कर अपना पूरा करेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि अब प्रभावी लंबाई क्या हो गई, घट गई, लंबाई घट गई तो आवर्तकाल घट जाएगा, आवर्तकाल घट जाएगा तो झूला क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा। ये पहला अनुप्रयोग हमें देखने को मिला। दूसरे अनुप्रयोग की हम बात करें, देखिए पहली स्थिति हम देखते हैं कि एक सिंगल लड़की झूला झूल रही है। अब क्या हो गया, दूसरी लड़की भी आके उसके पास में झूला झूलने लग गई। अब बताइए झूला की स्पीड पर क्या किसी प्रकार का फर्क पड़ेगा, बताइए पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, कमेंट करके आप बताएं पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। यदि हम इसको समझें, इसके पीछे की मैकेनिज्म को समझे, तो हमने देखा था कि टी झूले की जो स्पीड है वो किस पर निर्भर करती है, आवर्तकाल पर। आवर्तकाल ज्यादा होगा तो झूला धीरे धीरे चलेगा और आवर्तकाल कम होगा तो तेज स्पीड से झूला चलेगा। और T इज इक्वल टू क्या होता है, 2π√L/g, यानी द्रव्यमान m पर ये किसी भी प्रकार से निर्भर नहीं करता। तो चाहे द्रव्यमान को कम कर दो चाहे ज्यादा कर दो, आवर्तकाल पे कोई असर नहीं पड़ेगा। आवर्तकाल पे कोई असर नहीं पड़ेगा तो झूले की स्पीड पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। एक चक्कर पूरा लगाने में लगे समय पर यदि असर नहीं पड़ेगा तो उसकी स्पीड में भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इसलिए यदि झूला झूलती लड़की के पास में एक की जगह दूसरी लड़की भी आकर बैठ जाए तो किसी प्रकार का असर झूले की स्पीड पर नहीं पड़ेगा। ये तो हमने लंबाई को घटा के और बढ़ाकर देख लिया। अब एक अनुप्रयोग हम देखते हैं जो लोलक घड़ी होती है, जिसमें हम पेंडुलम घड़ी जिसको बोलते हैं, उसमें इस प्रकार का एक बिंदु होता है जिसके चारों तरफ ये पेंडुलम क्या होता है, गति करता है। अब मान लो इस पेंडुलम घड़ी को उठाकर हम कहाँ ले गए, धरती की जगह क्या ले गए, चंद्रमा पर ले गए। कहाँ ले गए, चंद्रमा पर ले गए। चंद्रमा पर जाते ही G इज इक्वल टू क्या होता है, G' हो जाता है G/6, यानी धरती पर जो गुरुत्वीय त्वरण है उसकी अपेक्षा वहां का गुरुत्वीय त्वरण 1/6 है। कितना है, 1/6 हो जाता है, यानी G क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और हमने देखा था T आवर्तकाल व्युत्क्रमानुपाती से संबंधित है, किससे, G से। तो G क्या हो जाएगा, 6 गुना कम हो गया। तो G 6 गुना कम हो गया तो T
या आवर्तकाल 6 गुना बढ़ जाएगा, आवर्तकाल 6 गुना बढ़ जाएगा। तो आवर्तकाल यदि 6 गुना बढ़ गया, इसका मतलब पेंडुलम को एक चक्कर पूरा करने में लगा समय भी क्या हो जाएगा, 6 गुना बढ़ जाएगा। यानी पेंडुलम बहुत सुस्त गति से चलने लग जाएगा, पेंडुलम बहुत सुस्त गति से चलना लग जाएगा। इसी प्रकार जो पेंडुलम घड़ी है, गर्मियों में इसकी लंबाई गर्मी के कारण थोड़ी सी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। लंबाई बढ़ गई तो क्या हो जाएगा, आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा, क्योंकि टी समानुपाती होता है लंबाई के। तो बढ़ गया, बढ़ गई लंबाई तो आवर्तकाल बढ़ गया, यानी एक चक्कर पूरा करने में लगा समय बढ़ गया। तो एक चक्कर पूरा करने में लगा समय बढ़ गया, तो इसका तात्पर्य क्या हुआ, अब लोलक की गति क्या हो गई, धीरे हो गई। यानी घड़ी गर्मियों में सर्दियों की अपेक्षा क्या हो जाती है, कुछ सुस्त हो जाती है। अब मान लो इस लोलक घड़ी को किसी ऐसे क्षेत्र में ले जाते हैं जहां पर गुरुत्वीय त्वरण एब्सेंट हो, यानी अंतरिक्ष में ले गए। अंतरिक्ष में ले गए तो वहां गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। अब जीरो यदि जैसे एक सैटेलाइट कृत्रिम उपग्रह पर जो जी होता है या गुरुत्वीय त्वरण होता है, वो क्या होता है, भारहीनता की स्थिति होती है, जीरो होता है। गुरुत्वीय त्वरण जीरो हो गया, जीरो हो गया, इसका मतलब टी हमने देखा था किस पे डिपेंड कर रहा था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था किसके, जी के। अब जी जीरो, यानी कि टी इज इक्वल टू अपॉन जीरो। तो जीरो में किसी भी जीरो का भाग यदि किसी भी वैल्यू में लगाते हैं तो क्या आता है, अनंत, क्या हो जाता है, अनंत। यानी वहां पर लोलक का जो आवर्तकाल है वो अनंत हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। इसका मतलब भारहीनता या उपग्रह पर ले जाने पर लोलक घड़ी काम ही नहीं करेगी। तो ये थी सरल आवर्त गति, और सरल आवर्त गति के हमारे दैनिक जीवन में कुछ अनुप्रयोग। नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट हम बात करेंगे दैनिक जीवन में ऊर्जा के कुछ रूपांतरणों के बारे में, किस प्रकार से ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण हमें दैनिक जीवन में देखने को मिलता है। जैसे विद्युत ऊर्जा का हमें यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण देखने को मिलता है विद्युत मोटर के माध्यम से। मोटर क्या करती है, जैसे ही हम प्लग लगाते हैं, प्लग लगा के मोटर को विद्युत देते हैं, तो और उस विद्युत को मोटर क्या करती है, मोटर की चक्री फिर क्या होने लग जाती है, घूमने लग जाती है। यानी हमने दी विद्युत ऊर्जा और वो परिवर्तित किस में हो गई, यांत्रिक ऊर्जा में। तो विद्युत मोटर किसका उदाहरण है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का क्या है, उदाहरण है। इसी प्रकार डायनेमो या जो जनित्र होता है, वो डायनेमो या जनित्र क्या होता है, हम देखते हैं एक इंजन होता है, और उस इंजन के माध्यम से हम देखते हैं शादियों ब्याह में क्या जलाई जाती है, लाइट जलाई जाती है। तो ये यांत्रिक ऊर्जा को किस में परिवर्तित कर देता है, विद्युत ऊर्जा में। इसी प्रकार बल्ब, ट्यूबलाइट, एलईडी हम देखते हैं, हम देते हैं उसको क्या है, बिजली देते हैं, विद्युत देते हैं, लेकिन वो उस विद्युत ऊर्जा को किस में परिवर्तित कर देता है, प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। मोमबत्ती, मोमबत्ती क्या होती है, देखिए मोम क्या होता है, एक प्रकार का रसायन है, और वो रसायन जलकर क्या देता है, रोशनी देता है। यानी मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा और उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करती थी। प्रकाश और उष्मा क्यों, क्योंकि प्रकाश के साथ साथ में वो ज्वाला भी उत्पन्न करता है जिससे उष्मा उत्पन्न होती है। तो प्रकाश ऊर्जा और उष्मा ऊर्जा दोनों में रासायनिक ऊर्जा को परिवर्तित कर देती है कौन, मोमबत्ती। सोलर सेल की यदि हम बात करें तो सूर्य का प्रकाश लेके यानी सौर ऊर्जा लेके वो उसको किस में परिवर्तित कर देता है, विद्युत ऊर्जा में। इसी प्रकार विद्युत सेल हम देखते हैं, तो सेलों में क्या होता है, कुछ रसायन भरे होते हैं, और वो उसको किसमें, यानी कि रासायनिक ऊर्जा उनमें होती है, और उस रासायनिक ऊर्जा को वो किसमें परिवर्तित कर देते हैं, विद्युत ऊर्जा में। इसी तरह बैटरी के माध्यम से एक बल्ब को हम जलता हुआ देखते हैं, वो कैसे जलता है, क्योंकि रासायनिक ऊर्जा जो उन सेल में होती है उसको वो सेल विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन क्या होते हैं, जिनके माध्यम से कानों द्वारा ध्वनि सुनी जाती है, ठीक है। यानी ध्वनि ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। माइक्रोफोन, ध्वनि ऊर्जा, माइक्रोफोन जिसमें हम बोलते हैं, जैसे ये लगा हुआ है जो, ये क्या कर रहा है, ध्वनि मेरी जो आवाज ले रहा है उसको किस में परिवर्तित कर रहा है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके कंप्यूटर तक पहुंचा रहा है। तो ये क्या हो गया, माइक्रोफोन। दूसरा होता है लाउड स्पीकर, या जिसे हम क्या कह देते हैं, स्पीकर, लाउड स्पीकर या स्पीकर। स्पीकर का मतलब जहां से ध्वनि आउटपुट के रूप में निकले। यहां मैं ध्वनि माइक्रोफोन के माध्यम से ध्वनि को मैं आउटपुट इनपुट दे रहा हूं, कहां, इस उपकरण को। जबकि जो लाउड स्पीकर होते हैं या स्पीकर होते हैं वो उस ध्वनि ऊर्जा को किस में परिवर्तित कर दे, उस विद्युत ऊर्जा को किस में परिवर्तित कर देते हैं, ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। यानी ध्वनि ऊर्जा आउटपुट के रूप में वहां निकलती है, इनपुट के रूप में क्या जाती है, विद्युत ऊर्जा। इसी प्रकार सितार, सितार
जो हम देखते हैं कि हाथों से बजाने पर क्या होता है, सितार से ध्वनि हमें सुनाई देती है, यानी यांत्रिक ऊर्जा को ये किस में परिवर्तित कर देता है, ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ये थे ऊर्जा के कुछ रूपांतरण जो हमें दैनिक जीवन में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे दाब के बारे में। अब दाब देखिए, दाब क्या होता है, एक तो तरल पदार्थों द्वारा भी दाब लगाया जाता है और एक गैसों के द्वारा भी क्या लगाया जाता है, दाब लगाया जाता है, और एक ठोस की सतह पर भी क्या होता है, दाब लगाया जाता है। ठोस की सतह पर लगाया गया दाब जो होता है वो उस ठोस की एकांक एकांक जो क्षेत्रफल होता है उस पर एफ, उस पर लगाया गया बल होता है। ए बराबर क्षेत्रफल, ए बराबर क्षेत्रफल, एफ बराबर फोर्स या बल। तो दाब क्या हो गया, किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया बल क्या हो गया, दाब होगा। ये तो ठोस के संदर्भ में। अब हम बात करें तरल के संदर्भ में, ठीक है, द्रव के संबंध में। द्रव के संबंध में यदि हम दाब की बात करें तो किसी भी द्रव द्वारा लगाया गया जो दाब होता है वो क्या होता है, उसकी हम बात करेंगे आगे, लेकिन उससे पहले हम समझेंगे वायुमंडलीय दाब को। अब देखिए, वायुमंडलीय दाब मतलब वायुमंडल द्वारा लगाया जाने वाला दाब। उसको किस प्रकार से परिभाषित किया गया है, जो पारे का क्षेत्र मीटर लंबा कॉलम होता है, यानी कोई पारा धातु ले ली, उसका 76 किलोमीटर, पारा धातु किस अवस्था में होती है, तरल अवस्था में, उसका क्षेत्र मीटर लंबा क्या ले लिया हमने, कॉलम ले लिया। किस तापमान पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, और किस स्थिति में, 45 डिग्री अक्षांश पर, यानी पृथ्वी के किसी ऐसे बिंदु पर जो कि 45 डिग्री अक्षांश पर स्थित है, वहां पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 76 मीटर लंबे पारे के कॉलम के द्वारा, मरकरी के कॉलम के द्वारा जो दाब लगाया जाता है उसे ही क्या कहा जाता है, वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। दूसरे शब्दों में इसको इस प्रकार से भी परिभाषित करते हैं कि 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर जो पारे का कॉलम है उसके द्वारा जो दाब लगाया जाता है 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट वाले क्षेत्र पर, उसे ही क्या कह दिया जाता है, वायुमंडलीय दाब कह दिया जाता है। वायुमंडलीय दाब को मापा किसके द्वारा जाता है, बार, यानी इसका मात्रक क्या है, बार। और एक बार की जो वैल्यू होती है वो 10 की घात 5 न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर होती है। ये तो बात हुई इसके मात्रक की। अब क्या कोई ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापा जा सके, तो जी हाँ, ऐसे उपकरण का नाम होता है बैरोमीटर। तो बैरोमीटर वो उपकरण है जो वायुमंडलीय दाब को मापता है, और इस बैरोमीटर की रीडिंग के आधार पर मौसम का भी पूर्वानुमान लगाया जाता है। जैसे यदि बैरोमीटर का जो पाठ्यांक है, जो वो सूचक है बैरोमीटर जो दिखा रहा है, वो पाठ्यांक यदि एकदम से नीचे गिरता है तो इससे अंदाजा लगाया जाता है कि आंधी आने की संभावना है। इसी प्रकार यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरता है तो उससे वर्षा की संभावना जता दी जाती है। यदि धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है पाठ्यक्रम किसका, बैरोमीटर का, तो दिन साफ रहने की संभावना रहती है। यह था वायुमंडलीय दाब और उसके कुछ दैनिक जीवन में उदाहरण की किस प्रकार बैरोमीटर के माध्यम से हमें मौसम का पूर्वानुमान इसके माध्यम से लगाया जाता है। अब बात करते हैं, ये वायुमंडलीय दाब की हमने बात की, अब हम बात करते हैं द्रवों में लगने वाले दाब की। द्रव, देखिए द्रव में क्या होता है, जो भी द्रव किसी बर्तन में भरा जाता है उस द्रव के द्वारा क्या लगाया जाता है, द्रव द्वारा एक तो बर्तन की दीवार पर क्या लगाया जाता है, दाब लगाया जाता है, बल लगाया जाता है, और इसके पेंदे पर क्या लगाया जाता है, बल लगाया जाता है। तो द्रव क्या करता है, जब बर्तन में किसी द्रव को रखाया जाता है तो उस द्रव द्वारा बर्तन की दीवार या उसके पेंदे पर जो बल लगाया जाता है, कैसा बल, उसके एकांक क्षेत्रफल, यानी इसके पूरे क्षेत्रफल का यदि उस बल में भाग दे दें तो एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया बल हमें प्राप्त हो जाएगा। तो बर्तन या पेंदे, बर्तन की दीवार या पेंदे के एकांक क्षेत्रफल पर जो द्रव के कण क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं, वही उस द्रव का क्या कहलाता है, दाब कहलाता है। ठीक है। यदि हम क्या करें, हमें ज्ञात करना हो द्रव के भीतर किसी भी बिंदु पर, जैसे मान लो इस बिंदु पर हमें क्या करना हो, दाब ज्ञात करना हो, क्या करना हो, दाब ज्ञात करना हो, तो उसे हम P के नाम से मान लो इंडिकेट करते हैं।
तो वो दाब ज्ञात करने का सूत्र होता है एच डी जी। एच डी जी। अब ये एच डी जी क्या होता है? देखिए एच तो होती है द्रव जिस बर्तन में है उसकी ऊपरी सतह से उस द्रव की, उस बिंदु की ऊंचाई। तो इस बिंदु पर यदि हमें दाब ज्ञात करना है तो ऊपरी सतह से यहां तक की जो ऊंचाई होगी उसे तो क्या कह देंगे? एच। डी क्या होगा? इस द्रव का घनत्व, द्रव का घनत्व होगा। क्या होगा? घनत्व होगा। ठीक है। और जी क्या होगा? गुरुत्वीय त्वरण होता है। तो किसी भी बिंदु पर दाब जो होता है द्रव के अंतर्गत वो किस पर निर्भर करता है? तीन चीजों पर, उसकी ऊंचाई पर, उसके घनत्व पर और गुरुत्वीय त्वरण पर। इन तीनों पर क्या करता है? निर्भर करता है। और एक क्षैतिज तल में जितने भी अणु होते हैं उन पर दाब क्या होता है? समान होता है। यानी एक क्षैतिज तल मतलब एक ही स्थिति में क्षैतिज रूप से जो एक समान क्षैतिज पर होंगे, इन सभी अणुओं पर जो दाब होगा वो समान होगा। क्यों? क्योंकि H सभी की क्या होगी? बराबर होगी। H सभी का बराबर होगा और एक ही द्रव के अणु हैं इसलिए D भी क्या होगा? बराबर होगा। और G गुरुत्वीय त्वरण तो सब पे बराबर होता ही है, इसलिए एक क्षैतिज में जितने भी अणु रहेंगे द्रव में उन सब पर समान बल क्या होता है? लगता है। ठीक है। और द्रव का घनत्व यदि अधिक होगा तो हमें पता है कि जो P है वो किसके समानुपाती है? H, D और G के। यानी घनत्व यदि अधिक हो गया, यानी द्रव यदि गाढ़ा हो गया तो उस पर लगने वाला, उसके भीतर जो द्रव के अणु हैं उन पर लगने वाला दाब भी क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। तो ये बात करी हमने द्रवों में दाब के बारे में। अब द्रवों में ये जो दाब लगता है उसके संबंध में पास्कल ने दो नियम दिए। पहला नियम पास्कल का पहला नियम या प्रथम नियम कहलाता है और दूसरा नियम पास्कल का द्वितीय नियम कहलाता है। आइए देखते हैं कि पास्कल का प्रथम नियम क्या कहता है। पास्कल का प्रथम नियम ये कहता है कि यदि गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण लगता है उसको हम क्या मान ले? नगण्य मान ले। क्या मान ले? नगण्य मान ले। तो द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दाब क्या होता है? समान होता है प्रत्येक बिंदु पर। यानी ये कोई द्रव है तो इस द्रव के पास्कल का पहला नियम ये कहता है कि द्रव के प्रत्येक बिंदु पर जो दाब होगा, चाहे बिंदु 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, इन सभी पर दाब क्या होगा? समान होगा। ये कौन कहता है? पास्कल का पहला नियम कहता है। क्या कहता है? पहला नियम कहता है। आप देखते हैं पास्कल का दूसरा नियम क्या कहता है। पास्कल का दूसरा नियम कहता है कि यदि हम किसी बर्तन में क्या डाल दें? कोई भी द्रव डाल दें, कोई भी तरल पदार्थ डाल दें, और यदि हमें यह ज्ञात करना हो कि इस तरल द्वारा बर्तन पर कितना दाब लगाया जा रहा है, तो उसका दाब होगा सभी बिंदुओं द्वारा सम्मिलित रूप से जो दाब लगाया जा रहा है वो क्या होगा? इस पूरे द्रव द्वारा बर्तन की दीवार पर लगाया जाने वाला दाब होगा। यानी जो बर्तन में द्रव के बिंदु होते हैं, अणु होते हैं, वो अपने ऊपर लगने वाले दाब को सभी दिशाओं में समान रूप से क्या कर देते हैं? संचरित कर देते हैं। इसलिए कुल दाब प्रत्येक बिंदु पर लगने वाले दाब के योग के बराबर होता है। पास्कल के नियमों पर कुछ उपकरण आधारित होते हैं। एग्जाम्पल हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक प्रेस और हाइड्रोलिक ब्रेक। तो आपसे पूछा जाए कि हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस या हाइड्रोलिक ब्रेक जो है वो किस नियम पर कार्य करते हैं, तो वो काम करते हैं पास्कल के नियम के आधार पर। ये थे पास्कल के कुछ नियम जो कि उसने दाब के संबंध में दिए थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं उत्प्लावन बल की। देखिए उत्प्लावन बल की यदि हम बात करें तो जब भी हम किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबोते हैं, जैसे किसी वस्तु को जब हम पानी में डुबोते हैं तो हम देखते हैं उस वस्तु पर ऊपर की ओर वापस से एक बल लगता है। उसी बल को क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल कहते हैं। यानी किसी वस्तु को द्रव में डुबोते हैं तो ऊपर की ओर जो वस्तु पर बल लगता है उसे ही क्या कहते हैं? हम उत्प्लावन बल कहते हैं। और वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला ये बल दो चीजों पर निर्भर करता है। एक तो उस वस्तु जो कि डुबोई जा रही है उसके आयतन पर, और दूसरा जिस द्रव में, जिस तरल में वो वस्तु डुबोई जा रही है उस तरल के घनत्व पर यह निर्भर करता है। यानी वस्तु के आयतन और जिस वस्तु को जिस द्रव में डुबोया जा रहा है उसके घनत्व पर निर्भर करता है। कहने का तात्पर्य क्या है? ना तो वस्तु की आकृति पर निर्भर करता है
और ना ही वस्तु के भार पर निर्भर करता है। यानी कोई भी वस्तु चाहे कितनी भी भार की हो, उसको यदि डुबोया जाएगा द्रव में और उससे हल्की वस्तु को भी डुबाया जाएगा यदि उसी द्रव में, सेम द्रव में, तो वो बराबर प्रकार का उत्प्लावन बल महसूस करेंगी। क्यों? क्योंकि वस्तु के भार पर किसी भी प्रकार से उत्प्लावन बल निर्भर नहीं होता। और हम देखते हैं कि जब किसी वस्तु को हम द्रव में डुबोते हैं तो एक बार तो ऊपर की ओर उस पर बल लगता है, लेकिन जब वो पानी में पूरी तरीके से डूब जाती है तो वो उत्प्लावन बल जो है वो समाप्त हो जाता है, ऊपर की ओर कोई बल कार्य नहीं करता। इसका मतलब जब क्या होती है, वस्तु उस द्रव में डूब जाती है तो उस उत्प्लावक बल का मान क्या हो जाता है, अधिकतम हो जाता है। उसके बाद किसी प्रकार का उत्प्लावक बल ऊपर की ओर कार्य नहीं करता। जैसे जैसे जितनी गहराई में हम जाते जाएंगे उतना ही उत्प्लावक बल का मान क्या होता जाता है, अधिक होता जाता है। यानी अधिक गहराई पर उत्प्लावक बल का मान क्या होता है, अधिक होता है। अब यदि कोई वस्तु ऐसी है जिसको हम पानी में डुबो रहे हैं, ठीक है, यदि डूबने वाली जो वस्तु है, जिस वस्तु को हम डुबो रहे हैं, उस वस्तु का घनत्व, जिस द्रव में हम उस वस्तु को डुबो रहे हैं उसके घनत्व से क्या होता है, अधिक होता है, तो वो वस्तु जल में डूब जाएगी। यानी जैसे पानी का एग्जांपल ले, पानी में यदि किसी वस्तु को हम डुबो रहे हैं, यदि उस वस्तु का घनत्व पानी से अधिक होगा तो वो पानी में डूब जाएगी, जैसे कि कील। लेकिन यदि किसी वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से कम है, तो वो वस्तु पानी में डूबेगी नहीं, अपितु क्या करने लग जाएगी, तैरने लग जाएगी। जैसे बर्फ और कोक। बर्फ पानी पर तैरती रहती है, क्यों? क्योंकि बर्फ का जो घनत्व होता है वो पानी से क्या होता है, कम होता है। सामान्यतः किसी भी वस्तु का जो ठोस आकार जब हो जाता है, उसका जो घनत्व होता है, ठोस आकार का घनत्व क्या होता है, अधिक होता है उसके द्रव की अपेक्षा। लेकिन पानी के मामले में हम देखते हैं कि पानी में यदि ये जो बर्फ है उसका घनत्व पानी से क्या होता है, अधिक नहीं होता, अपितु कम होता है। इसी कारण ये बर्फ पानी पर तैरती रहती है। नेक्स्ट इसी से संबंधित एक सिद्धांत है आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है कि जब हम किसी वस्तु को पानी में डुबोते हैं तो हम देखते हैं कि उसके भार में हमें कमी महसूस होने लगती है। हम देखते हैं भारी से भारी चीज को भी यदि हम पानी में डुबोकर उसको हिलाना चाहें तो हम उसको हिला सकते हैं, अन्यथा धरती की सतह पर हम उसको हिला नहीं सकते। तो ये आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है, ये कहता है कि जब भी किसी वस्तु को हम द्रव में डुबोते हैं तो क्या होता है, उसके भार में कमी होती है। और भार में ये कमी कितनी होती है, जितना उस वस्तु के द्वारा क्या हटाया जाता है, जल या द्रव हटाया जाता है, उतने के बराबर ही उसके भार में कमी हो जाती है। ये कौन कहता है, आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है। और आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कुछ उपकरण आधारित हैं, जैसे हाइड्रोमीटर। ध्यान रखना, हाइड्रोलिक प्रेस हमने देखे थे और हाइड्रोलिक ब्रेक हमने जो देखे थे वो किसके सिद्धांत पर है, पास्कल के सिद्धांत पर निर्भर है। जबकि हाइड्रोमीटर और लेक्टोमीटर ये दोनों उपकरण किस पर आधारित हैं, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। ये बात हुई आर्किमिडीज के सिद्धांत की। नेक्स्ट हम बात करेंगे दाब से संबंधित जीवन की कुछ घटनाओं के बारे में। तो हम देखते हैं, जैसे गुब्बारा जो है उसमें से हवा क्या निकलती है, बाहर निकलती है। जब भी फूले हुए गुब्बारे को हम छोड़ देते हैं उसके मुंह को, तो बाहर से वायु गुब्बारे के अंदर से वायु बाहर निकलती है। तो सबसे पहले तो इसे कारण समझना होगा, और कारणों के पीछे हम जाएं तो हम देखते हैं ये प्रवृत्ति होती है किसी भी गैस की वो अधिक दाब से कम दाब की ओर जाती है। अधिक दाब से कम दाब की ओर क्या होती है, गमन करती है। तो हवा जो गुब्बारे में भरी हुई है उसका दाब क्या होता है, अधिक होता है। जैसे उसका मुंह खोल दिया जाता है तो वायुमंडल का दाब गुब्बारे के अंदर की अपेक्षा क्या होता है, कम। तो अधिक दाब से कम दाब की ओर वायु का क्या हो जाता है, गमन होता है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि जैसे हम वायुयान में बैठते हैं और पेन की रिफिल यदि हमारे जेब में होती है तो इस प्रकार से पेन की स्याही क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। उसका कारण क्या होता है कि यदि हम ऊपर की ओर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब जो होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो रिफिल के अंदर का दाब क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, और वायुमंडल का दाब क्या हो जाता है, कम। इसलिए स्याही जो होती है वो रिफिल से क्या हो जाती है,
बाहर आ जाती है। तो ये भी दैनिक जीवन में हमें दाब में परिवर्तन के कारण ही देखने को मिलता है। अन्य उदाहरण दाब से संबंधित हम देखते हैं तो हम देखते हैं नुकीली जो कील होती है उसको दीवार में ठोकना अपेक्षाकृत सरल होता है, जबकि यदि कील नुकीली ना हो, उसका सिरा नुकीला ना हो, तो उसको दीवार में ठोकना अपेक्षाकृत मुश्किल होता है। ये भी दाब के एक सिद्धांत पर निर्भर है। समझते हैं कैसे। देखिए हमने देखा था कि दाब क्या होता है, पी। दाब क्या होता है, P F/A। एकांक क्षेत्रफल पर लगाया जाने वाला बल, एकांक क्षेत्रफल पर लगाया जाने वाला बल ही क्या होता है, दाब होता है। यदि एकांक क्षेत्रफल कम होगा, क्या होगा, एकांक क्षेत्रफल कम होगा तो दाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कील नुकीली है, इसका तात्पर्य क्या हुआ, उसका जो क्षेत्रफल है वो क्या है, कम है। क्षेत्रफल ए बराबर क्या है, कम है। तो ए जब कम होगा तो ए कम होने के कारण ये जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी ज्यादा प्रेशर लगेगा किस पर, दीवार पर, यदि कील नुकीली होगी तो। कारण क्या, क्योंकि नुकीली कील का जो क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ए है वो हो जाएगा कम। ए कम होते ही प्रेशर क्या है, इसके व्युत्क्रमानुपाती है। ए कम तो पी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा और आराम से कील अंदर ठुक जाएगी। और इसी प्रकार का कार्य चाकू की तेज धार में भी हमें देखने को मिलता है। धार जितनी पतली होगी उतना ही ज्यादा चाकू क्या होता है, वस्तुओं को अच्छे से काटता है। क्यों, क्योंकि धार जो है पतली, पतली धार का मतलब क्या हो गया, चाकू की पतली धार का मतलब क्या हो गया, ए कम होना। और ए कम होना इसका तात्पर्य क्या हुआ, P = क्या होता है, F/A। यानी ए कम है, ए यदि कम होगा तो P क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो चाकू की धार जितनी पतली रहेगी उतनी ही कम दाब से लगाकर उतना ही क्या होगा, अधिक दाब लगेगा, उतने ही बल में। उसकी अपेक्षा यदि अनुप्रस्थ क्षेत्रफल इसका ज्यादा होता, यानी चाकू मोटा होता, तो उतने ही बल लगाने पर दाब कम लगता। लेकिन क्षेत्रफल कम है तो समान प्रकार का बल लगाने पर भी दाब क्या होता है, अधिक लगता है, जिससे चीजें आसानी से कट जाती हैं। इसी प्रकार का एक उदाहरण हमें भवनों की चौड़ी नींव में भी देखने को मिलता है। दाब के इसी सिद्धांत का अनुप्रयोग करते हुए जो भवनों की जो नींव होती है वो चौड़ी बनाई जाती है। इसी प्रकार पहाड़ों पर दाब कम होने के कारण खाना बनाने में हमें कठिनाई देखने को मिलती है। अब इस बिंदु को समझते हैं कि क्यों हमें ये कठिनाई देखने को मिलती है। देखिए पहाड़ों पर गए जब हम जाते हैं तो पहाड़ पर क्या हो जाता है, पहाड़ पर गए वैसे ही दाब क्या हो जाता है, कम। जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तो दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि वायुमंडल में गैसों की मात्रा जो होती है ऊपर जाने में कम हो जाती है, तो दाब क्या हो गया, कम। अब दाब कम हो गया तो उसका परिणाम क्या होगा, क्वथनांक जो है, दाब कम होने से क्वथनांक भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि किसी वस्तु का क्वथनांक, अब क्वथनांक क्या है, कोई वस्तु भाप में, ठीक है, कोई वस्तु भाप में, या यूं कह सकते हैं तरल अवस्था से गैस अवस्था में किस तापमान पर परिवर्तित हो जाती है वो क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। अब दाब यदि कम हो जाता है, यानी प्रेशर जब कम हो गया तो क्वथनांक भी कम हो जाएगा। यानी थोड़े से तापमान पर ही, कम तापमान पर ही, कम तापमान पर ही क्या हो जाएगा, वस्तु क्या क्या पानी क्या होगा, उबलने लगेगा। कम तापमान पर ही पानी उबलने लगेगा। और ये कम तापमान पर्याप्त नहीं होता भोजन को पकाने के लिए, इसीलिए पहाड़ों पर प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि ऊंचाई के कारण ये जो दाब कम हुआ है उसको बढ़ाया जा सके और क्वथनांक को बढ़ाया जा सके, अधिक तापमान पर जाकर क्या हो, भाप बने, जिससे खाना पक जाए। ये था दाब का दैनिक जीवन में कुछ उपयोग। अब हम देखते हैं दाब जो है, गलनांक और जो क्वथनांक है उस पर भी क्या दाब किसी प्रकार का प्रभाव डालता है। तो इसके पीछे की यदि सिद्धांत को हम देखें तो हम पाएंगे कि सभी द्रव हैं, सभी द्रव मतलब जितने भी प्रकार के तरल हैं, तरल को गैस में परिवर्तित होने में जो ताप चाहिए होता है वो क्या होता है, क्वथनांक। ये क्वथनांक सभी द्रवों के लिए दाब बढ़ाने पर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। यानी हम कह सकते हैं
क्वथनांक किसके समानुपाती होता है? दाब के समानुपाती होता है। यदि दाब को बढ़ा दिया जाए तो प्रत्येक द्रव का क्वथनांक जो है वो भी बढ़ जाएगा। ये तो बात हुई क्वथनांक की। दूसरा हम बात करेंगे गलनांक की। अब गलनांक क्या होता है? किसी भी ठोस को द्रव में परिवर्तित होने के लिए जो ताप चाहिए वही क्या होता है? गलनांक होता है। अब दाब बढ़ाने से गलनांक पर क्या असर होता है? तो देखिए, कई वस्तुओं के गलनांक तो दाब बढ़ाने पर बढ़ जाते हैं और कई वस्तुओं के गलनांक दाब बढ़ाने पर घट जाते हैं। आइए देखते हैं कौन सी वस्तुओं के गलनांक तो दाब बढ़ाने पर बढ़ते हैं और कौन सी के घटते हैं। ठीक है, अब गलनांक दाब बढ़ाने पर बढ़ते उन वस्तुओं के हैं जिन वस्तुओं का आयतन गर्म करने पर बढ़ता है, जैसे मोम और घी। मोम और घी ऐसी वस्तुएं हैं जिनको गर्म करने पर इनका आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है। और जिन वस्तुओं का आयतन गर्म करने पर बढ़ जाता है उनका गलनांक भी दाब बढ़ाने पर बढ़ जाता है। और ऐसी वस्तुएं जिनका आयतन गर्म करने पर घट जाता है, जैसे कि बर्फ, उनका गलनांक दाब बढ़ाने पर क्या हो जाता है? घट जाता है। तो कह सकते हैं गलनांक क्या हो सकता है? दाब के समानुपाती भी हो सकता है और व्युत्क्रमानुपाती भी हो सकता है। डिपेंड किस पे करता है? जिस वस्तु का गलनांक हम देख रहे हैं, जिस पदार्थ का गलनांक हम देख रहे हैं, उसका आयतन गर्म करने पर घटता है या बढ़ता है। यदि बढ़ता है तो क्या हो जाएगा? गलनांक भी बढ़ जाएगा। यदि घटता है तो गलनांक भी घट जाएगा। ये था दाब का गलनांक और क्वथनांक पर प्रभाव। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे अगले बिंदु की, जिसे हम कहते हैं पृष्ठ तनाव। अब पृष्ठ तनाव को यदि सिंपली हम समझे तो कोई भी जो तरल होता है, कोई भी द्रव होता है, वो अपनी सतह को खींचे हुए रखता है। उस खींची हुई सतह को ही क्या बोल दिया जाता है? पृष्ठ तनाव। यानी किसी भी तरल द्वारा, किसी भी द्रव द्वारा अपनी सतह को खींचा हुआ रखने की प्रवृत्ति को ही हम क्या बोलते हैं? पृष्ठ तनाव बोल देते हैं। अब ये जो पृष्ठ तनाव होता है इसे हम T से इंडिकेट करते हैं और इसे फॉर्मूला के रूप में रखा जाता है F/L। अब ये F/L क्या होता है? देखिए, द्रव की कोई सतह है, ठीक है, इस द्रव की जो सतह है उसकी लंबाई मान लो क्या है? L है। L है। पूरी लंबाई पर जो बल लग रहा है वो कितना है? F है। तो T क्या हो जाएगा? F/L। यानी इस द्रव की सतह की एकांक लंबाई पर जो बल कार्य करता है उसे हम क्या कह देते हैं? सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव कह देते हैं। क्या कह देते हैं? पृष्ठ तनाव कह देते हैं। और इस पृष्ठ तनाव के कारण प्रत्येक तरल या प्रत्येक द्रव की एक प्रवृत्ति होती है कि वो अपने आप को समेटना चाहता है, यानी कम से कम अपना जो सतह का क्षेत्र है उसको कम से कम करने की प्रवृत्ति रखता है, अपने आप को समेटने की कोशिश क्या करता है। अब ये जो पृष्ठ तनाव है ये निश्चित रूप से बाह्य कारक हैं उन पर भी निर्भर करता है। जैसे एक ही द्रव का पृष्ठ तनाव अलग अलग तापमानों पर अलग अलग हो सकता है। यदि तापमान को बढ़ा दिया जाता है तो द्रव का जो पृष्ठ तनाव है वो घट जाता है, और यदि तापमान को बढ़ाकर क्रांतिक ताप पर ला दिया जाए तो पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। इसी प्रकार यदि किसी द्रव में अशुद्धि मिला दी जाए तो उसका भी पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? घट जाता है। तो हम कह सकते हैं पृष्ठ तनाव को घटाने तापमान को बढ़ाने या फिर अशुद्धि मिलाने पर पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? घट जाता है। तो आइए देखते हैं इसके कुछ अनुप्रयोग कि किस प्रकार से दैनिक जीवन में ये हमें देखने को मिलता है। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पतली सुई होती है वो पानी पर तैरती हुई रहती है। उसका कारण क्या है? पतली सुई का वजन इतना कम है कि पानी की जो सतह है उसका जो तनाव है वो उसको अपने ऊपर रखता है। तो पृष्ठ तनाव ही वो कारण है जिससे पतली सुई पानी की सतह पर तैरती रहती है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि जब भी किसी पानी में हम साबुन या डिटर्जेंट मिला देते हैं तो हमने देखा था कि पृष्ठ तनाव कब कम हो जाता है? कोई भी अशुद्धि मिलाने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा। यानी हमने साबुन और डिटर्जेंट मिला दिया तो पृष्ठ तनाव क्या हो गया? कम। पृष्ठ तनाव क्या हो गया? कम।
अब जैसे ही पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, यानी पानी, पृष्ठ तनाव कम होने का तात्पर्य क्या हुआ, पानी और ज्यादा पतला हो जाता है। सामान्य भाषा में इसको कैसे कह सकते हैं हम, पानी बहुत ज्यादा पतला हो जाता है, और जितना पतला पानी होगा उतने ही अंदर तक ये मैल की गहराई तक कपड़ों में घुसता है। तो यदि हम डिटर्जेंट मिला पानी कपड़ों पर लगाते हैं तो वो मैल की गहराई में ज्यादा घुस पाता है। क्यों घुस पाता है, क्योंकि साबुन और डिटर्जेंट ने उस पानी को, सामान्य भाषा में कहें तो उसके पृष्ठ तनाव को कम करके और पतला कर दिया, इसलिए वो मैल को गहराई तक क्या करता है, मैल की गहराई तक जाकर उसकी सफाई कर देता है। इसी प्रकार का एक अन्य उदाहरण हमें देखने को मिलता है, जब मच्छर ज्यादा उत्पन्न होते हैं तो जिस पानी में मच्छर उत्पन्न हो रहे हो वहां पर मिट्टी का तेल छिड़क दिया जाता है। जैसे ही मिट्टी का तेल छिड़का दिया, मतलब अशुद्धि मिलाई, अशुद्धि मिलाते ही पृष्ठ तनाव कम, यानी पानी बहुत पतला हो गया। पहले मच्छर पानी पे तैर रहे थे, अब क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे, जिससे वो मर जाते हैं। इसलिए पृष्ठ तनाव घटने के कारण मच्छरों की मृत्यु भी मिट्टी के तेल मिलाने से इसी वजह से होती है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि साबुन मिले हुए जो घोल होता है उसके बुलबुले क्या होते हैं, बड़े बड़े बनते हैं। बड़े बड़े बनने का कारण क्या होता है कि जैसे ही साबुन मिलाया पानी में वैसे ही उसका पृष्ठ तनाव बढ़ गया, घट गया। तो पृष्ठ तनाव घटते ही क्या हो गया, वो बुलबुले का शेप लेने की क्या करता है, प्रवृत्ति रखने लग जाता है। इसी तरह हम देखते हैं कि जब सूप होता है उसको गरम गरम हम पीते हैं तो उसका स्वाद अच्छा होता है, लेकिन जब वो ठंडा हो जाता है तो उसका स्वाद उतना अच्छा नहीं रहता। उसका कारण क्या है, जब सूप गर्म होता है तो उसका पृष्ठ तनाव, तापमान ज्यादा तो हमने देखा था पृष्ठ तनाव क्या होगा, कम। तो जब सूप गर्म होता है तो उसका तापमान अधिक, तापमान अधिक इसका मतलब क्या हो गया, उसका पृष्ठ तनाव कम, पृष्ठ तनाव कम, पृष्ठ तनाव कम मतलब वो ज्यादा तरल, ज्यादा पतला, इसलिए वो जीभ पर अच्छे से फैलता है, और अच्छे से फैलने के कारण ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। ठंडा सूप उसकी अपेक्षा कम स्वादिष्ट हमें लगता है। ये थे पृष्ठ तनाव और उसके दैनिक जीवन में अनुप्रयोग। अब हम देखते हैं केशिकात्व। क्या, केशिकात्व, केशिकात्व और उसके दैनिक जीवन में अनुप्रयोग। पहले समझेंगे केशिकात्व होता क्या है। देखिए केशिकात्व का तात्पर्य है ऐसी कोई भी नली हमने ले ली, ऐसी कोई भी नली हम ले लें जिसका जो व्यास है वो तो क्या हो, बहुत कम, और उसकी लंबाई क्या हो, बहुत अधिक है। तो व्यास की अपेक्षा लंबाई जब बहुत अधिक हो, ठीक है, तो उस प्रकार की जो स्ट्रक्चर है उसको क्या कह देते हैं हम, केश नली कह देते हैं। क्या कह देते हैं, केश नली। अब इस केश नली को जब द्रव में डुबोया जाता है, किसी भी द्रव में डुबोया जाता है, तो इसमें द्रव के ऊपर चढ़ने की, द्रव इसमें क्या होता है, ऊपर की ओर चढ़ने की प्रवृत्ति रखता है। अब द्रव इसमें ऊपर की ओर चढ़ेगा या नहीं चढ़ेगा, ये जिस द्रव में इस परख नली, इस केश नली को डुबोया जाता है उस पर निर्भर करता है। उस पर क्या करता है, निर्भर करता है। ऐसे द्रव जो कांच को क्या करते हैं, भिगोते हैं, कांच को क्या करते हैं, भिगोते हैं, उसमें तो क्या कर जाता है, केश नली में पानी, केश नली में वो द्रव ऊपर चढ़ता है। जैसे पानी, जैसे हमने देखा पानी से भरा टब है, उसमें एक केश नली को हमने यदि डुबो दिया तो हम देखते हैं द्रव की जो सतह है वो क्या होती है, इसमें चढ़ती है, इसमें पानी ऊपर की ओर चढ़ता है। लेकिन यदि हमने इस केश नली को ऐसे द्रव में डुबो दिया जो कि इसे भिगोता नहीं है, उस कांच से बनी हुई केश नली को भिगोता नहीं है, तो उस स्थिति में क्या होगा, ये नीचे उतरेगा। यानी यहां हम देखें तो देखिए इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, नीचे उतर गया। पहले सतह क्या थी टब में ये, अब सतह क्या हो गई, केश नली के अंतर्गत नीचे आ गई। यहां हम देखते हैं टब की सतह ये थी और पानी की सतह ये थी। तो ऐसे ऐसे द्रव जो कांच को भिगोते हैं उसमें यदि केश नली को डुबो दिया जाएगा तो उसमें द्रव ऊपर चढ़ेगा, जबकि जो कांच को नहीं भिगोते ऐसे द्रव में डुबोएंगे केश नली को तो द्रव क्या हो जाएगा, नीचे उतर जाएगा। उदाहरण है, पारे में डुबोने से नीचे उतरता है, पानी में डुबोने से क्या होता है, ऊपर चढ़ता है। तो ये बात थी हमने केशिकात्व की और केश नली की। तो ये पानी के ऊपर या नीचे चढ़ने का जो गुण होता है उसी को ही केशिकात्व के नाम से जाना जाता है। आइए अब देखते हैं इसके दैनिक जीवन में उदाहरण। देखिए सबसे पहला उदाहरण हमें देखता है ब्लॉटिंग पेपर के रूप में। जब भी किसी ब्लॉटिंग पेपर को हम स्याही में डुबो देते हैं या किसी भी रंगीन द्रव में डुबो देते हैं तो हम देखते हैं कि पूरा जो ब्लॉटिंग पेपर है उसका रंग क्या हो जाता है, जिस द्रव में उसको डुबोया है वैसा ही हो जाता है। वो किसके कारण होता है, वो इस कारण होता है क्योंकि ब्लॉटिंग पेपर में बहुत छोटी छोटी क्या होती हैं, केश नलियां होती हैं, जो केशिकात्व के कारण पानी या
स्याही या जिस रंग में उनको डुबोया गया हो उसको क्या कर लेती हैं, सोख लेती हैं। तो पहला तो हो गया उपयोग ये। दूसरा हम देखते हैं कि लालटेन या लैंप जब हम जलाते हैं तो उसमें जो रुई जो बत्ती हम कैरोसिन में डुबोते हैं, हम देखते हैं वो पूरी बत्ती, एक सिरा डुबोया जाता है लेकिन पूरी की पूरी बत्ती में तेल आ जाता है। वो भी किसके कारण आता है, केशिकात्व के कारण या कैपिलरी एक्शन के कारण ही आता है। हम देखते हैं पादपों की जो छोटी छोटी जड़ें हैं वो क्या करती हैं, पौधों की जो छोटी छोटी ये जड़ें हैं ये क्या करती हैं, खनिज लवण और पानी का जो अवशोषण करती है वो भी किसके माध्यम से करती हैं, ये छोटी छोटी जड़ें केशिका के रूप में कार्य करते हुए ही केशिकात्व के कारण ही पानी को क्या करती हैं, पौधे के अलग अलग भागों तक पहुंचाती हैं अवशोषण करके। इसी प्रकार हम देखते हैं कि वर्षा के तुरंत बाद किसान अपने खेतों में क्या चलाता है, हल चलाता है, उनको जोतता है। उसका कारण क्या होता है कि खेत की जो मिट्टी होती है वो भी, उसमें भी क्या होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं जो केस नली की भांति कार्य करते हैं। और जब खेत की जुताई कर दी जाती है तो उससे परिणाम क्या होता है, जो केस नलियां होती हैं खेत की, वो खेत की सतह के नीचे ही टूट जाती हैं। यदि जुताई नहीं की जाती तो जो केस नलियां बनी हुई थी उसमें भूमि की सतह से पानी ऊपर चढ़ता, भूमि की सतह के नीचे से, और पानी बाहर आ जाता, सतह के ऊपर आ जाता और पानी वाष्प के रूप में उड़ जाता। उस नमी को खेत में ही बनाए रखने के लिए जब जुताई कर दी जाती है खेत की तो केशिका नलियां जो होती हैं वो टूट जाती हैं और पानी की नमी मिट्टी में ही बनी रहती है। इसी प्रकार कृत्रिम उपग्रह में यदि हम किसी केस नली को रख दें और उसका एक सिरा क्या कर दें, पानी में रख दें, तो दूसरे सिरे पर क्या हो जाता है, स्वतः ही पानी पहुंच जाता है, क्योंकि उपग्रह में कैसी स्थिति होती है, भारहीनता की स्थिति होती है। तो ये थे दैनिक जीवन से संबंधित विज्ञान के कुछ टॉपिक्स जिनको हमने देखा, जिनमें हमने गति को देखा, ऊर्जा के रूपांतरण को देखा, पृष्ठ तनाव के बारे में हमने बात की, दाब के बारे में हमने बात की, और अंत में केशिका, तो केशिका नली और उसके दैनिक जीवन में अनुप्रयोगों को हमने देखा। तो इसी के साथ आज की जो हमारी क्लास है वो समाप्त होती है। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।